नमस्कार। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली जो ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। ये इतिहास में जो सेकंड भाग है हमारा, उसका फर्स्ट चैप्टर यात्रियों के नज़रिए का थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे। इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप रटने के बजाय आप कंपेयर करना सीखिए, कोरिलेट करना सीखिए, एक दूसरे से डिफरेंसेस कीजिए, अंतर कीजिए या जोड़िए, और पढ़ने के बाद किसी को बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। यह आसान तरीका है और रिवीजन सबसे एसेंशियल इसका पार्ट है। यात्रियों के नज़रिए चैप्टर में हम लोगों ने 3 ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ा, एल्बेरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। बेसिकली ये चैप्टर सोर्स बेस्ड है। इस भाग में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो टोटली सोर्स पे डिपेंडेंट हैं, या कह सकते हैं कि सोर्स के बारे में हमको, प्राइमरी सोर्सेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशंस देते हैं। अब सोर्स बेस्ड चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं यात्रियों के नज़रिए, तो हमें किताबुल हिंद, रिहला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में जो जानकारियाँ दी गई हैं, कृषि के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, किसानों के कंडीशंस के बारे में, या एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, इसमें एक अंतिम जो हमारा ट्रेवलर है बर्नियर, जो 1656 से 1668 तक हमारे यहाँ भारत में रहता है, चिकित्सक के रूप में आता है, और वो फिर भारत का भ्रमण करता है, और वो जो उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है वो उसको कंपाइल करके उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये बुक लिखा है। बर्नियर ने जो भारत को देखा, उसमें उसने किसानों को त्रस्त देखा, परेशान होते हुए देखा। किसानों की स्थिति बहुत ख़राब अवस्था में उसने बताया कि मुट्ठी भर भी अनाज उसे नहीं मिल पाता है, बच पाता है, जिससे वो साल भर का खर्च निकाल सके। इतना ज़्यादा शोषण होता है, इतने भारी टैक्सेस उसे देने पड़ते हैं। किसानों की ज़मीन भी उनकी अपनी नहीं होती है, वो सरकार के या राज्य के कंट्रोल में होती है, और वो ज़मीनें मुग़ल शासक मनमाने तरीके से अमीरों के बीच बांटता है, किसानों का ख्याल नहीं रखता है। इस प्रकार की जानकारी वो देता है। यहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं है, अमीर वर्ग हैं, लेकिन मध्यम वर्ग कोई नहीं है। यहाँ 85% जनसंख्या जो है वो गांव में किसानी करती है, खेती करती है। ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चैप्टर्स के, बर्नियर के इस अकाउंट्स को, बर्नियर के इस राइटिंग्स की तुलना हम अबुल फजल से करें। अबुल फजल ने भी मुग़ल काल के ऊपर किताबें लिखी है, उसमें भी किसानों के बारे में जानकारी दी गई है, भूमि स्वामित्व के बारे में जानकारी दी गई है, लैंड ओनरशिप के बारे में जानकारी दी गई है। दोनों का पेड़ अलग अलग है, लेकिन एक ही वंश के ऊपर ये दोनों जो बुक है वो हमें जानकारी देता है। तो इसमें हमें तुलना करनी है कि जो बर्नियर ने जो भारत को देखा है वो अबुल फजल के भारत से कितना अलग है। बर्नियर कहता है कि यहाँ जो कृषिगत भूमि है या लैंड है, उस पर वो राजा के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि अबुल फजल कहता है कि यहाँ किसान 2 तरह से हैं, खुदा कास्त और बाही कास्त। खुदा कास्त की अपनी ज़मीनें हैं। किसानों का एक प्रकार है खुदा कास्त, जो अपनी ज़मीन में खेती करता है, समय समय पर वो टैक्स देता है। बर्नियर कहता है कि यहाँ कि किसान गरीबी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि अबुल फजल का जब कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो बंगाल, गुजरात और आसामी किसानों का चर्चा करता है, जिसमें वो दिखाता है कि लगभग 6 एकड़, 7 एकड़, 5 एकड़ औसतन ज़मीनें जो हैं लोगों, किसानों के पास हैं। वो किसान इतने संपन्न हैं कि वो
विभिन्न प्रकार की फसलों को का उत्पादन करते हैं। बंगाल में केवल 50 किस्म के चावल उपजाए जाते हैं। वैसे ही आगरा में लगभग 30-40 किस्म के फसल उपजाए जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि शायद बर्नियर का जो किसान है, बर्नियर जिस परिस्थिति में किसानों को देखा, उससे थोड़ा सा अंतर है बर्नियर और अबुल फजल के विवरण में। अबुल फजल किसानों के जीवन की चर्चा करते हुए जिनसे कामिल की बात करता है, जिसमें दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना ये सब फसल उपजाए जाने का जिक्र करता है वो, और कहता है कि टैक्स का भार नहीं था वो, एक्चुअली किसानों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके, उन्हें सुरक्षा दिया जा सके, समय समय पर उन्हें संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए राजा को टैक्स प्राप्त होते थे और उसका सही तरीके से वो खर्च किसानों के जीवन को सुधारने के लिए या और भी अन्य कार्यों को करने के लिए करते थे। तो बर्नियर से थोड़ा सा अबुल फजल जो है वो अलग टाइप की जानकारी हमको देता है। बर्नियर जब कहता है कि यहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं है, प्रदूषित है, यहाँ शिविर नगर है, हर शहरों में छावनियाँ बनी हुई हैं, सैनिकों का जमावड़ा है, इस टाइप से वो कहता है। इसके पीछे रीज़न यह था कि वो ऐसे समय में भारत आया था जब दारा शिकोह और शाह शुजा, मुराद, ये तीनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो रही थी। तो शायद इसलिए भी शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे को राजगद्दी देने के लिए या दारा शिकोह की ओर से वो सारे प्रबंध किए गए होंगे, जिसको बर्नियर देखता है। बर्नियर मिडिल क्लास की चर्चा नहीं करता है, मैं मतलब कहता है कि मिडिल क्लास है ही नहीं, यहाँ मध्यम वर्ग है ही नहीं। लेकिन एक जगह बर्नियर ने जिक्र किया है कि बहुत सारे व्यावसायिक वर्गों की उपस्थिति है, वो चिकित्सक के रूप में, वकील के रूप में, डॉक्टर के रूप में, पेंटर्स के रूप में, आर्किटेक्चरल वर्क करने वाले, वास्तुकार के रूप में, अलग अलग व्यवसायों के लोग शहरों में रहते हैं, जिसका उपयोग राजा के द्वारा, अमीर के द्वारा किया जाता है। अबुल फजल ने भी इसी तरह से क्लासेस की कुछ चर्चाएं की है। तो इस आधार पे हमको अबुल फजल का जो अकबरनामा है उसको कंपेयर करना है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर से, और देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। यदि इस तरह से हम पढ़ेंगे तो आसान होगा हमको याद रखना, और एक कंपैरेटिव स्टडीज़ को भी हम प्रमोट कर सकेंगे। वो कंपैरेटिव स्टडीज़ की ओर हम जा सकेंगे, हम सीख सकेंगे। हम 12th के स्टूडेंट हैं तो हमको कंपेयर करना आना चाहिए, केवल फैक्ट जान लेने से, समझ लेने से नहीं होगा, हमें कंपेयर करना सीखना होगा। इसी तरह से यदि हम तीनों यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो तीनों का जो अलग अलग अनुभव है उसमें भी हमको कंपेयर करना चाहिए कि अल-बिरूनी ने भारत को किस प्रकार से अनुभव किया है, उसके लिए क्या चैलेंजेस थे, इब्न बतूता के लिए क्या चैलेंजेस थे, और बर्नियर के लिए क्या चैलेंजेस थे। जैसे इब्न बतूता वो एक तरह से विश्व यात्री था, विश्व भ्रमण करने वाला यात्री था, तो बहुत जगह वो घूमा हुआ था, और बहुत सारी यात्राओं से जुड़े हुए जो कठिनाइयाँ होती है उसको लेकर के वो जिक्र करता है कि भारत में भी बहुत जगह सुरक्षित नहीं होती थी यात्रा, कई बार डाकू के हमले होते थे, कष्टकारी होता था। इब्न बतूता कहता है कि यहाँ एकाकीपन का अनुभव उसको हुआ, एकांत में रहने का, कोई उससे बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, ऐसा अनुभव हुआ है। चिर परिचित लोग हैं तो उनका स्वागत करने के लिए कैसे, जैसे वो जिक्र करता है कि शेख के स्वागत करने के लिए लोग आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, उसे भेंट दे रहे हैं, उसे अभिवादन कर रहे हैं, और उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो अननोन व्यक्ति के साथ इस तरह से चीज़ें भारत में शुरुआती समय में हुई थी, एकांत का या एकाकीपन का अनुभव हुआ था। जबकि अल-बिरूनी कहता है कि भारत को समझने में बहुत बड़ी बाधा जो आती है वो है भाषा है। हर कुछ एरिया के बाद परंपराएं बदल जाती हैं, और यहाँ अभिमानी लोग हैं जो अपने बारे में बताना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार का अनुभव देता है। बर्नियर का कहना यह है कि भारत को समझने के लिए यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को समझना होगा, भारत की सोसाइटी को समझने के लिए प्रशासनिक तंत्र किस तरह से कार्य कर रहा था,
और बेसिकली वो तुलना करता है अपने यहाँ से, फ्रांस से, और वो हमेशा वो श्रेष्ठ बताता है अपने फ्रांस के सामाजिक व्यवस्थाओं को। ज़्यादा उसका फोकस उस पर रहता है। बर्नियर सॉरी एल्बेरूनी जो है वो किताबी ज्ञान के आधार पर किताबुल हिंद को लिखने की कोशिश करता है। उसने पतंजलि का महाभाष्य पढ़ा, पुराण पढ़ा, स्मृति पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, और इसके आधार पर वो भारतीय सोसाइटी की कल्पना करता है। वो जातीय व्यवस्था पर बेसिकली फोकस करता है। जब इब्न बतूता को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इब्न बतूता रोमांच की तलाश में है, वो जिज्ञासा की तलाश में है, वो अनूठे चीज़ों को खोजता है और शायद कंपेयर करने के बजाय वो नए नए चीज़ों को जानने का उत्साह रखता है, पॉजिटिव चीज़ों को जानने का उत्साह रखता है। इसीलिए वो नारियल का जिक्र करता है, वो नारियल के बारे में बताता है जब उसे अनूठा एक फल मिलता है। वो पान के पत्ते पत्ते के बारे में बताता है, जो पान का पत्ता अंगूर की लता की तरह होती है। नारियल जो है ह्यूमन हेड की तरह होता है, जिसके बाल, आँख वगैरह सब, इसकी चर्चा वो करता है। वो कपड़े पर डिस्कशन करता है, जो जरीन कपड़े हैं, रेशम के कपड़े हैं, सूती कपड़ा है, इस पे वो उसको यूनिक चीज़ जो दिखाई देता है, जो उस पे वो चर्चा करता है। कृषि पे भी थोड़ी बहुत उसने बात किया है। एल्बेरूनी ने कृषि पे इस तरह से बात नहीं किया है, बस वर्ण, केवल वर्ण का विभाजन करके उसने कंडीशंस को बताया है। पवित्रता का सिद्धांत केवल दिया है कि कैसे वर्ण व्यवस्था का बने रहना भी आवश्यक था, और अस्पृश्य और जो चांडाल जाति के लोग थे उनकी क्या सामाजिक स्थिति थी उस पर ज़्यादा फोकस किया है। जबकि इब्न बतूता जो है वो प्रशासनिक जो सुधार हो रहे थे या जो परिवर्तन हो रहे थे, चाहे डाक व्यवस्था बढ़िया होना, उलूक दावा इत्यादि का होना, इस पे वो ज़्यादा चर्चा करता है। दासों की स्थिति पे वो बात करता है। तो अल्बेरूनी परंपरागत किताबों के आधार पर जो सामाजिक ताना बुना है, समाज का जो ताना बुना है, समाज के जो वर्ग हैं, जो भेदभाव है, जो कार्यों का विभाजन है, उस पर फोकस करता है। जबकि इब्न बतूता नई नई चीज़ों को खोजने पे यकीन रखता है, और जो उसे अफ्रीका में नहीं मिल पाया था या बाद में जो उसने बहुत जगह भ्रमण किया था नहीं मिल पाया था, वैसे चीज़ों को वो तलाश में रहता है। वो स्वतंत्र यात्री था। एल्बेरूनी जो है वो कैप्चर करके लाया गया था भारत, गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। जबकि इब्न बतूता स्वतंत्र यात्री था, वो भ्रमण करने वाला यात्री था, उस पर कोई ऐसा बंधन या दबाव नहीं था। बर्नियर भी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने लुई 14वें को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो ये सब चीज़ों को लिख रहा था। लेकिन बर्नियर का सबसे बड़ा आउटपुट यह है कि उसने जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा, वो बाद में जो राइटर्स हुए जिन्होंने भारत को समझने की कोशिश किया, भारत के भूस्वामित्व पर जो टिप्पणी किया है, मॉन्टेस्क्यू ने चाहे कार्ल मार्क्स ने, उनको एक आधार बर्नियर ने दिया। बर्नियर के दौर में कंपनियों का भारत में आगमन हो गया था। कंपनी आपस में लड़ाइयाँ लड़ रही थी, मसाला को लेकर के, सूती कपड़ा को लेकर के, चंदन को लेकर के, हाथी दांत को लेकर के, ये सब जो मटेरियल्स हैं इसको लेकर के लड़ाइयाँ आपस में उनकी शुरू हो गई थी। वो कोरोमंडल तट है, या हम देखते हैं बंगाल का जो एरिया है, मद्रास का एरिया है, बम्बई का एरिया है, सूरत का एरिया, ये सब पे। तो बेसिकली बर्नियर उन माहौल को देख करके उसने किताबों में चीज़ों को लिखा है, मेंशन किया है, ताकि भारत जानना विदेशियों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो इस रूप में हम बर्नियर को देखते हैं। तो और आज जो है आपको मैंने इस टोटल चैप्टर्स का जो एनालिसिस करने वाला जो बिंदु है उस पर मैंने आपको फोकस करवाया। जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों यात्रियों के अनुभवों में क्या क्या असमानताएं हैं, क्या क्या अंतर है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए। सामान्य तो यह होता है कि किताब हिंद पे हमने फैक्ट्स पढ़ लिया, हमने याद कर लिया, या हमने पॉइंट्स को समझ लिया। लेकिन जब हम अंतर करेंगे तो हमारा दिमागी कसरत होगा। हम जब एक दूसरे से जोड़ेंगे तो हम एक समझ पैदा करेंगे। हम यदि दो टेक्स्ट को कंपेयर करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे एक दरबारी इतिहासकार क्या लिख रहा है, अबुल फजल क्या लिख रहा है जो राजा से प्रभावित है, और बर्नियर कैसे लिख रहा है जिसको यहाँ से फिर वापस फ्रांस चले आना है। तो वो सब जो अंतर है, जो लेखक के मन में जो चल रहा है, लेखक किस अनुभव में चीज़ों को लिख रहा है, किस दौरान, किस दौर में वो है, वो भारत को किस रूप में देख रहा है,
तो तमाम ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए लेखक राइटिंग्स करता है और वो हमको पढ़ते समय हमें कंपेयर करना आना चाहिए। यदि हम कंपेयर कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं, तो हमारे लिए चैप्टर्स पढ़ना आसान हो जाएगा। और किसी राइटिंग्स के बारे में याद रखना बहुत कठिन नहीं है, किसी किताब के बारे में। सबसे सरल चैप्टर भी है ये, आप आसानी से इसमें बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप आसानी से यदि 8 पॉइंट लिख देते हैं तो 8 नंबर मिल जाएगा, 3 पॉइंट लिखते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है चैप्टर, और आसानी से आप एक समझ डेवलप कर सकते हैं कि सोर्स को कैसे पढ़ा जाता है, प्राइमरी सोर्सेस को कैसे पढ़ा जाता है, लेखक के क्या सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, लेखक कैसे चीज़ों को सुलझाता है, कैसे अपनी बातों को, अपने यात्रा अनुभवों को शब्दों से पिरोता है और आने वाले यात्रियों के लिए वो एक बेस तैयार करता है ताकि और भी लोग इसको पढ़ करके समझ सकें। इसीलिए बर्नियर की किताबों को फ्रेंच में अनुवाद किया गया। फ्रेंच में तो था ही, इटालवी भाषा में अनुवाद किया गया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, ताकि विदेशी लोग पढ़ सकें कि भारत कैसा है, भारत का एग्रीकल्चर कैसा है, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, भारत